वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर कि मिनी कैप्सूल सीरीज में हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारी मिनी कैप्सूल सीरीज में कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं तो हमने इस यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है। इंटरफेरेंस चाहे थिन फिल्म में हो, चाहे वैसे फिल्म में हो, चाहे न्यूटन्स रिंग हो, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल वीडियोस के लिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहां पर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको यूनिट वाइज प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। कोई भी डेरिवेशन है हमने उसको डिटेल में परफॉर्म किया है, तो आप वहां से जाकर डिटेल में हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप कम समय में उसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप मिनी कैप्सूल की हेल्प ले सकते हैं। आज हम मिनी कैप्सूल सीरीज में अगर आप ध्यान दें कि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वीडियो हमने डिफ्रैक्शन के बेसिक के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। एक सेकेंड बच्चों, हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको पहुंचाना है और उसका एक माध्यम यह है कि आप वीडियो को शेयर कर दें अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर ट्विटर है, सब प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर दें। जिसको भी हेल्प लेनी है वो वहां से उसको उठाकर हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एट द एंड आप सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को लाइक करके वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अधिक डिटेल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको वीडियो का डे बाय डे जो लिंक होता है वो मिल जाता है, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े, वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन को अगर मैं आपको कनेक्ट करूं लास्ट वीडियो से, तो डिफ्रैक्शन एक्चुअल क्या होता है कि जब आपकी लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से जब लाइट टकराती है तो उन कॉर्नर्स की तरफ आपकी लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। यही डिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये अगर ऑब्स्टिकल है कोई, ये लाइट के पाथ में रखा हुआ है और लाइट आपकी इधर से आ रही है बेटा, ये आपकी लाइट इधर से आ रही थी। जैसे ही इस कॉर्नर से ये लाइट टकराएगी तो ये लाइट कुछ बेंड हो जाएगी आपकी इसके कॉर्नर्स की तरफ, लुक्स लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन होता है। अगर मैं वहीं पर दूसरी तरीके से बताऊं आपको स्लिट के फॉर्म में, तो स्लिट क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग को हम स्लिट कह देते हैं, जैसे कि ये है। यानी कि ये जो गैप आप देख रहे हैं ना बीच में, ये स्लिट कहला रहा है। ठीक है, तो अब जब लाइट बेटा इस पर टकराएगी, ये लाइट आई यहां से बेटा, एक लाइट यहां से आई, क्योंकि जब सोर्स से लाइट आएगी तो वो तो हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, है ना, प्लेन जो हमारा वेव फ्रंट है उस फॉर्म में। अब जैसे ही इस कॉर्नर से टकराएगी तो लाइट इस कॉर्नर की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ऐसे ही इस कॉर्नर की तरफ लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये आपका डिफ्रैक्शन था। ठीक है, तो स्लिट का भी आपको पता चल गया है। स्लिट क्या है, एक छोटा सा जो ओपनिंग है वो आपका स्लिट कहलाता है, जैसे कि यहां पर आप स्लिट ये देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल स्लिट है, तो इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से आप इसको लिखेंगे कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट क्या है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन वेव ऑप्टिक्स। सिंगल स्लिट जो है डिफ्रैक्शन, वो एक कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ लाइट बिहेव एज ए वेव व्हेन पासिंग थ्रू द नैरो स्लिट। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट कैसे बिहेव करती है एज ए वेव जब उसको नैरो स्लिट से पास किया जाता है। आगे, व्हेन कोहेरेंट लाइट, जैसे कि लेजर वाली लाइट होती है, हमने लेजर को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है टॉपिक वाइज, और आपको पता है लेजर लाइट का नेचर कैसा होता है, कोहेरेंट होता है। तो जब लेजर लाइट या फिर कोहेरेंट सोर्स की कोई लाइट पास होती है फ्रॉम ए नैरो स्लिट, द वेव्स spread out and their interact create a pattern on a screen placed some distance away।
और सम डिस्टेंस दूरी पर, यानी कि कुछ डिस्टेंस दूरी पर आपकी जो स्क्रीन रखी होती है वहां पर आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता चलता है ब्राइट और डार्क कहां पर है। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट हो जाता है। इसी फिनोमिना को, दिस फिनोमिना नोन एज द डिफ्रैक्शन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क रीजन्स शोइंग द वेव नेचर ऑफ द लाइट। और ये जो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रीजन्स बनते हैं यही वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करते हैं। तो ये आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है, जो आपको समझना जरूरी था। ठीक है, मैंने आपको डिफ्रैक्शन से भी यहां पर कनेक्ट कर दिया है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट के डायग्राम की, जिससे कि हमें डेरिवेशन करना होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आप इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए, यहां पर आप फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। एक फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहां पर आप लेंसेज का यूज करते हैं, जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आप लेंसेज का यूज नहीं करते हैं। जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है वहां पर वेव फ्रंट सर्कुलर फॉर्म में होता है। जब यहां पर आप लेंस का यूज कर रहे हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में, तो यहां पर जो वेव फ्रंट स्ट्राइक करता है आपकी स्लिट पर, वो आपका प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है, क्योंकि आपका लेंस उसको प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर आपके सिलेबस में जो है वो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ही है, ड्यू टू द सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड स्लिट। ठीक है, तो आप यहां पर डायग्राम देख रहे होंगे। एक सोर्स ऑफ लाइट आप यहां पर देख रहे होंगे बेटा, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से लाइट आएगी, लाइट जब आगे बढ़ेगी तो वो हर एक डायरेक्शन में आगे जाती है, जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे होंगे बेटा। लाइट हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो मैं यहां पर आपको ये थोड़ा सा डार्क करके दिखा देता हूं, क्योंकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा बेटा। ठीक है, ये यहां पर जा रही है लाइट, देन ये लाइट यहां पर जा रही है। सोर्स से लाइट गई आगे डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में आपकी लाइट आगे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, अब ये लाइट जब लेंस से टकराई, तो लेंस से टकराने के बाद इसने क्या कर दिया है, इसको प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया है। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है एक्चुअल में? प्लेन वेव फ्रंट होता है बेटा, जो लाइट है आपकी, जब वो आगे बढ़ रही है बेटा, तो वो आगे किस तरीके से बढ़ रही है? सीधी। जैसे मैं अगर यहां पर प्लेन वेव फ्रंट को बनाऊं, तो ये वेव अब आपकी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ऐसे। ये देखिए, ऐसे, ये ऐसे आगे बढ़ रही है। इसी को आप प्लेन वेव फ्रंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्राइक करेगी किस पर? इस स्लिट पर। अब जैसे ही स्लिट पर स्ट्राइक करेगी, तो आपको नेचर पता है डिफ्रैक्शन का। जब डिफ्रैक्शन आपको मिलता है, तो एक्चुअल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअल सिचुएशन होनी चाहिए थी आपकी लाइट यहां पर जाती, ठीक है, लेंस पर। लेंस से टकराने के बाद आपकी लाइट सेंटर पर, यहां पर ये इसको क्या कर देगा, एक जगह गैदर करके आपको स्क्रीन पर लाइट दिखा देगा। लुक्स लाइक कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो देखने वाला मिलता है, ऐसे। ये जनरल है आपका, जो लाइट पहुंचनी थी। ठीक है, अब जब लाइट आपकी स्ट्राइक करेगी कॉर्नर से, तो वो कुछ एंगल पर डिफ्रैक्ट भी होगी। अब जब डिफ्रैक्ट होगी, तो मैं उसको अलग कलर से ले लेता हूं बेटा। ठीक है, हाँ, ये तो जो एंगल थीटा पर अगर लाइट आपकी डिफ्रैक्ट हुई, तो ये यहां पर जाएगी लेंस पर। अब जितना अगर आपने ऊपर की तरफ डिफ्रैक्शन दिखाया है, तो हर एक लाइट ऊपर की तरफ आपका उसी एंगल पर डिफ्रैक्ट हो जाएगी बेटा, चाहे वो सेंटर वाली लाइट हो, चाहे वो लोअर वाली लाइट हो। और फिर लेंस उनको एक किसी भी पॉइंट पर आपको मर्ज करके दिखा देगा, इकट्ठा करके दिखा देगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और ये सिनेरियो बेटा दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपर साइड दिखाया है वही है, लोअर साइड भी सेम डिस्टेंस पर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपके लिए यहां पर दोबारा से एक और डिजाइन करता हूं, यहां पर अगर आप नीचे की तरफ इसको देखना चाहते हैं, तो नीचे की तरफ भी कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। सारी वेव्स आपकी उसी पर्टिकुलर एंगल पर नीचे की तरफ क्या हो जाएंगी, डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। और फिर लेंस किसी एक पॉइंट पर आपको इन सभी लाइट को इकट्ठा करके दिखा देगा। कुछ इस तरीके से आपको वहां पर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब यही स्क्रीन पर जहां पर लाइट्स इकट्ठा हो रही हैं, यहीं पर आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस देखने को मिल जाती हैं। आई होप डायग्राम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो एंगल आप देख रहे हैं बेटा, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है, जिस एंगल पर लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, वो हमने मान लिया है थीटा है। ठीक है, ये आपका
एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया स्लिट जो है वो ए बी स्लिट है, जिसकी विड्थ जो है वो स्मॉल ई हमने लिया हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्मॉल ई, ये ठीक है, ये विड्थ ऑफ द स्लिट है। अब जैसा कि हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ा था बेटा, कि जब दो सोर्सेज आगे जाकर इंटरेक्ट करते हैं, है ना, तब ब्राइट डार्क आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस होता है, जहां से दोनों वेव्स स्टार्ट हुई उससे पहले दोनों वेव्स ने कितना पाथ ट्रेवल किया, वही तो पाथ डिफरेंस होता था। तो अगर मैं यहां से इस वेव को देखूं और आप ध्यान से इसे देखें, एक सेकेंड, ऐसे यहां पर बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, कोई सी भी ले लीजिए आप, मैं पूरे पर यहां पर नीचे तक ले लेता हूं इसको। अगर आप ऊपर वाली को देख रहे हैं तो यहां तक आपका ये पॉइंट, यहां पर बेटा ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा, जिसको मैं सी मार्क कर देता हूं, ये वाला पॉइंट है बेटा, ये यहां पर ये दिख रहा है ना, यहां पर मैंने इसको और डार्क कर दिया है। तो ये पाथ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द दिस वेव एंड दिस वेव। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम द फिगर, वो हो जाएगा बी सी। ठीक है, क्लियर। अब जितने एंगल पर आपकी लाइट डिफ्रेक्ट हुई है बेटा, उतना ही एंगल आपका ये यहां पर रहेगा, ये भी एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ठीक, तो अगर हम यहां पर ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे, तो यहां पर साइन थीटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहां पर बी सी, क्योंकि हम थीटा एंगल निकाल रहे हैं बेटा, थीटा, ये थीटा है, ये ए सी जो है ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी। तो बी सी अपॉन ए सी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब चूंकि ई जो है वो बहुत ही छोटा है, इस वजह से AC जो है वो इक्वल टू हो जाएगा AB के, क्योंकि ये जो एंगल है जिस पर लाइट डिफ्रेक्ट हो रही है, ये इतना बड़ा नहीं है कि उससे जो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, नहीं, जो AC है वो लगभग बराबर है AB के। तो AB क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट है, E है, तो हम यहां से BC निकाल सकते हैं AB साइन थीटा, यानी कि इस AC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बेटा, AB रख सकते हैं, और AB क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट है, तो पाथ डिफरेंस हमें मिल गया E साइन थीटा। आई होप पाथ डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, वो क्या होता है कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आपने निकाला है E साइन थीटा, तो फेज डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा E साइन थीटा। आई होप यहां तक आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो डायग्राम है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आगे जो आप देख रहे हैं, ये आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। जब आपकी लाइट स्क्रीन पर जाती है तो कुछ इस तरीके से लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है स्क्रीन पर। इसको अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको लाइट देखने को मिलती है, उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती चली जाती है, चाहे आप राइट साइड चले जाइए चाहे लेफ्ट साइड, यानी कि चाहे अपर साइड चले जाइए चाहे लोअर साइड चले जाइए, वो इंटेंसिटी आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गए दोनों पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। अगर क्लियर हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अभी आपने जो फेज डिफरेंस निकाला है बेटा, अब यहां पर हाइजन का जो प्रिंसिपल है उसकी अगर हम बात करें तो उनका कहने का मतलब होता है बेटा कि जब किसी भी ओपनिंग से लाइट पास होती है तो उसके सभी जो पॉइंट्स हैं वो एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करते हैं। तो हमने मान लिया जो स्लिट ई है इसके अंदर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि एज ए सेकेंडरी सोर्स काम कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है, लेट स्लिट डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, जो कि n पॉइंट्स हैं जहां से सेकेंडरी सोर्स की तरह वो काम कर रहे हैं। देन फेज डिफरेंस बिकम्स, पहले हमें फेज डिफरेंस जो मिल रहा था अब हमने उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम n से डिवाइड कर देंगे ना। अगर एक पार्ट के लिए हम फेज डिफरेंस निकालना चाहें, जैसे आपके पास 20 पेन हैं और उनकी कीमत है 100 रुपीज, तो आप एक पेन की कीमत कैसे बताएंगे, 100 अपॉन 20। तो वैसे ही आपको
एक पार्ट का फेज डिफरेंस बताने के लिए टोटल फेज डिफरेंस बाई n करना होगा। तो वहां पर आपके पास फेज डिफरेंस क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, उसको आपने डिवाइड कर दिया n से, तो ये बन गया 2 पाई बाई n लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और वी ऑल्सो नो दैट कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आर इक्वल टू ए साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू। ये आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, इसका एक डेरिवेशन होता है एन सिंपल हार्मोनिक के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का, लेकिन आपको इस डेरिवेशन में इसको प्रूफ नहीं करना है, केवल और केवल आपको वी नो दैट करके ये लिख देना है, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं फिर से कह रहा हूं, ये डेरिवेशन आपको प्रूव नहीं करना है, ना ही इसको प्रूव करके देखने की कोशिश करनी है। क्लियर? चलिए, तो हमें पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो ये रहता है। अब यहां पर आप ये जो d है, ये जो n पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, वो जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू है, हम d की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहां पर बेटा d की वैल्यू पुट करता हूं, एक सेकेंड, चलिए मैं ये d की वैल्यू यहां पर पुट करके आपको दिखा देता हूं। ये हो जाएगा a, ये साइन n ऐसे ही रहेगा इंटू d की वैल्यू क्या है बेटा, 2 पाई बाई n लैम्डा ई साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में 2 भी है तो मैं 2 यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। अपॉन सेम एज इट इज साइन 2 पाई बाई 2 n लैम्डा हो जाएगा इंटू ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब यहां पर बचेगा आपके पास, यहां से n से n ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बचेगा a साइन, ये बचेगा बेटा पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, अपॉन में आपके पास बचेगा साइन पाई बाई n लैम्डा ई साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने इस इक्वेशन को या इस टर्म को छोटा लिखने के कारण मैंने इस वाली टर्म को जो पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा है इसको अल्फा मान लिया है, ठीक है। अब जब अल्फा मान लिया है तो हमें क्या मिलेगा, अब यहां से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन एन। अब यहां पर एन क्यों है बेटा, क्योंकि मैंने इस वाली टर्म को अल्फा माना है बेटा, इस वाली टर्म को। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म अल्फा जो है वो ये है, तो अपॉन में एन है ना यहाँ पर, तो इसलिए अल्फा अपॉन एन बचा है। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अल्फा इक्वल्स टू अगर पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा है तो। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर अल्फा बहुत ही छोटा है, अल्फा बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो साइन अल्फा अपॉन एन और भी छोटा हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर साइन के साथ जो एंगल है वो अगर बहुत ही छोटा होता है तो वो लगभग इक्वल टू एंगल की वैल्यू के ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। और अगर हम साइन 0.1 की वैल्यू निकालना चाहें, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ही आपकी आएगी। तो उस कारण हम यहां पर साइन अल्फा अपॉन अल्फा को अल्फा अपॉन एन पुट कर देंगे। तो आप जब अल्फा अपॉन एन पुट करेंगे तो ये एन पहुंच जाएगा ऊपर, देन इट बिकम्स एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। और इसको आप कंप्लीट एम्पलीट्यूड मान सकते हैं ए, क्योंकि एन क्या है, एन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, और सभी पार्ट का अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है तो ये एन ए टोटल एम्पलीट्यूड हो गया ना कैपिटल ए, ठीक है। तो रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो आ गया आपके पास आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जो कि स्क्रीन पर पहुंच रहा है। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो स्क्रीन पर पहुंच रही है। अब स्क्रीन पर जो पहुंच रही है उसका एम्पलीट्यूड है बेटा ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। और ये आप मान लें कि ये जो फाइनल मिडिल वाली इंटेंसिटी है, मैक्सिमम जो पहुंच रही है, वो ये हो सकती है, क्योंकि हर एक पार्ट के वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है और उसको एन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वही तो कैपिटल ए बना है, यानी कि
कैपिटल ए जो है बेटा यहाँ पर वो एन स्मॉल ए है ना। तो हम इसको जो सेंटर पर इंटेंसिटी पहुंच रही है, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको यहाँ पर, ये जो पहुंच रही है यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम ही तो दिख रही है ना आपको डायग्राम में, तो वो मैक्सिमम है, तो मैंने उसको आई नोट लिख दिया है। और ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर ही है तो ये इंटेंसिटी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इंटेंसिटी की वैल्यू तक आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई समस्या लग रही है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है? क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो वीडियो को पॉज कीजिए और यस करके आप आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो पहले हम प्रिंसिपल मैक्सिमा, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल देते हैं, वो कब मिलेगा, क्या कंडीशन होगी, वो हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए, हमें पता है बेटा आर इक्वल्स टू क्या है, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ए अपॉन अल्फा लिख सकता हूं, साइन अल्फा को मैंने अलग से लिख लिया। अब साइन अल्फा को अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म में ओपन करें तो वो क्या होता है, अल्फा माइनस अल्फा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा की पावर 7 फैक्टोरियल 7। इस तरीके से आपकी टर्म आगे बढ़ती चली जाती है। मैं अगर यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो ये यहाँ से अल्फा आ जाएगा, यहाँ से एक अल्फा कम हो 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 जाएगा, और वो अल्फा जब बाहर आएगा तो इस अल्फा से वो कट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि मैंने इसको कट कर दिया है। तो यहाँ बचेगा ए, अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, अल्फा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, अल्फा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपको टर्म्स मिलती चली जाएंगी। इज दैट क्लियर? जहां पर अल्फा हमारे पास पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा होता है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या अगर आप लोगों को है तो आप बताइए। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि जिस तरीके से मैं चीज़ों को आपको समझाता हुआ आ रहा हूं, आई होप यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें बताने की मैं कोशिश यहां पर कर रहा हूं, ठीक है? अब देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आर अगर ए के इक्वल हो जाए तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ये हमने अभी पीछे लिखा भी है, आई इक्वल्स टू आई नॉट। ये लिखा है ना आई नॉट यहां पर, है ना? तो ये कब हुआ है, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिल रही है। तो उसके लिए अगर आप बाद वाली टर्म को देखें तो बाद वाली टर्म में अगर ये हम 0 कर ले अल्फा की वैल्यू, तो ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी यहां से, और यहां केवल आपका 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई ए से होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा जो ऊपर लिखा हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू 0, हमें यहां से ये पता चल गया है, ठीक है? अब ये पता चला है, इसके बाद देखिए कंक्लूजन आपको कितना बेहतरीन यहां पर निकल कर दिखाई देगा। जब अल्फा 0 होगा तो हमें यहां से r इक्वल्स टू ए मिल जाएगा, और r इक्वल्स टू ए का मतलब है कि इंटेंसिटी जो है वो a के स्क्वायर के इक्वल मिलेगी, जो कि मैक्सिमम है। इससे ज्यादा इंटेंसिटी और कहीं पर भी किसी भी कंडीशन पर आपको नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी एंगल पर आपकी लाइट डिफ्रैक्ट होकर स्क्रीन पर पहुंच जाए, ठीक है? अब ये अल्फा जब 0 हुआ तो अगर हम इसको रिलेट करें तो अल्फा की वैल्यू है पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा बेटा। ये क्या है, 0 है। अब जब ये 0 है तो ये सारी टर्म्स इधर जाकर 0 हो जाएंगी, तो यहां बचेगा साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू साइन 0 पर कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि जो थीटा एंगल है वो 0 है, तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अब आप किसी भी डायग्राम में या किसी भी ऑब्जेक्ट से जब आपकी लाइट पास होकर जाती है तो आप क्या देखते हैं, आप किसी होल से अगर लाइट पास करें तो उसके बिल्कुल मिडल में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी आपको दिखा रहा है। देखिए, जब इस स्लिट से लाइट पास हुई तो उसके सेंटर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको देखने को मिल रही है। मैक्सिमम कब, जब लाइट आपकी किसी भी एंगल पर डिफ्रैक्ट नहीं है। ये ब्लू वाली लाइट देख रहे हैं ना आप, ये जो आकर यहाँ पर स्क्रीन पर मिल रही है, यहाँ पर ये वाली जो लाइट है ये किसी भी एंगल पर डिफ्रैक्ट नहीं है, यानी कि जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा है वो 0 है बेटा, और यही आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा कब मिलेगा, जब थीटा 0 होगा या फिर अल्फा 0 होगा। इज दैट क्लियर?
आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मिनिमा की बात कर लेते हैं। अब मिनिमा के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास ये आया है। मिनिमा इंटेंसिटी कब मिलेगी बेटा, जब यहां पर अल्फा 0 तो हमने मैक्सिमा के लिए निकाला है, तो मिनिमा में इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी 0 कब हो सकती है, जब ये वाली टर्म 0 हो जाए। समझ गए ना, यानी कि इस आई की वैल्यू कब 0 हो सकती है, जब साइन अल्फा 0 हो जाए। आई नॉट तो 0 नहीं हो सकता है, आई नॉट तो मैक्सिमम है। तो साइन अल्फा 0 होने पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि फॉर मिनिमम इंटेंसिटी साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, है ना। और साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 होने पर यू गेट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो साइन अल्फा 0 कब होगा, तो साइन अल्फा 0 होता है साइन प्लस माइनस एन पाई, यानी कि जब पाई के मल्टीपल में आपको चीजें मिलेंगी तब आपका वैल्यू साइन में 0 आती है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, जब अल्फा प्लस माइनस एन पाई होगा और एन की वैल्यू यहां पर होगी बेटा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 0 नहीं हो सकती है क्योंकि 0 होने पर अल्फा 0 हो जाएगा, जो कि कंडीशन है फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी। अब ये अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस एन पाई, और अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। तो इसको इक्वेट कर देंगे प्लस माइनस एन पाई के साथ। एन से यहां पर पाई से पाई सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई साइन थीटा बिकम्स प्लस माइनस एन लैम्डा। तब आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां पर आपको मिनिमा की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमा की कंडीशन आपको कब मिलेगी, जब पार्ट डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में प्लस माइनस एन लैम्डा हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया मैक्सिमा, प्रिंसिपल या सेंट्रल और मिनिमा कंडीशन की बात। अगर हम बात करें सेकेंडरी मैक्सिमाज की, क्योंकि आप देख रहे होंगे बेटा यहां पर ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया है, ये आपका मिनिमा हो गए हैं, ये पाई पर, ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, ऐसे ही माइनस पाई हो गया, -2 पाई, -3 पाई। अब इनके साथ साथ आपको ये इंटेंसिटी भी देखने को मिल रही होंगी, ये वाली जो धीरे धीरे सेंटर से दूर जाने पर घट रही हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमाज। तो सेकेंडरी मैक्सिमा निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है अपनी इंटेंसिटी को और उसको इक्वेट करना है 0 की। ठीक है, अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलता है। डिटेल में जानने के लिए आप डेरिवेशन देखें, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो मैं फाइनल रिजल्ट यहां पर लिख लेता हूं। फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा बेटा यहां पर अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा। जब आप कंडीशन निकालेंगे फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा, यू गेट अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे आई को और इक्वेट करेंगे 0 के, तब आपको ये सिचुएशन मिलती है, अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा। और ये अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा जो है वो कुछ इस ग्राफ में यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहां से इंडिकेशन आपको मिलता है। ये आपका नॉर्मल हो गया इंटेंसिटी का लाइन, और अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। तो जहां पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को, वही कंडीशंस हैं आपकी फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमास। और ये सेकेंडरी मैक्सिमास की कंडीशन आपको मिलेंगी किस सिचुएशन में, जब आपका अल्फा इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस सिचुएशन में आपको यहां पर ये मिल जाएगा देखने को। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, दैट्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस ई साइन थीटा बिकम्स प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये पार्ट डिफरेंस होने पर आपको हमेशा सेकेंडरी मैक्सिमास देखने को मिलेंगे, और n की वैल्यू यहां पर किससे स्टार्ट हो जाएगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जब आप प्लस वाली कंडीशन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको
चीजें समझ में आ गई कि प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, फिर आपको मिनिमा कहां पर मिलेगा, फिर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा किस कंडीशन पर मिलेगा। आई होप आपको तीनों कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आई की वैल्यूज निकालते हैं, किस रेशो में आपकी आई की वैल्यूज चेंज होती हैं, जो कि वो प्रूव कराने के लिए आपको दे देता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, देखिए आप इंटेंसिटी बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाती है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। क्लियर, तो ये आपका था डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट हो टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, या फिर जो हम आपको मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो बेहिचक होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो ये लाइक वाला बटन प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अप टू डेट रहें अपनी तैयारी के साथ। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देकर आए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा की, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिला है ना बेटा, ये इसकी विड्थ जो है ये भी वो ड्राइव करा लेता है। तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। चलिए अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।